Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you angle of friction. मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, जो टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों का मतलब ही एक है। फिर मैंने बताया था उसके अंदर की रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, और साथ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था कि क्या इसका फॉर्मूला था। उसके बेस पर आपको मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराई थी। लेकिन आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कई तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलती है। उन सभी प्रॉब्लमों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास में फ्रिक्शन के बीच में जो एंगल है वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ, फिर इसको किस तरीके से आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है ये चीज़ आप देखिएगा। तो डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल reaction and the resultant of friction force। ठीक है, या कह सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम बेटा इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द पार्ट। तो ये हमारा इसका क्या हो गया है? पार्ट हो गया है। अब आप इसको बड़ी आसानी से देखिए, कोई आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, ये आपने क्या लिया? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, इस पे कोई आपने क्या कर दिया? एक ब्लॉक रख दिया है। किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस आपने क्या कर दिया है? एक ब्लॉक आपने रख दिया है। देखिए, अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में अगर क्या लग रहा है आपका? अप्लाइड फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को। तो हमारे पास में इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायरेक्शन में लगेगा हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात करता हूँ, एफ मैक्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस बॉडी का, मतलब इस बॉडी का, इस ब्लॉक का कोई वेट होगा W, और W क्या होता है? mg या वेट ऑफ द ब्लॉक। तो दिस वेट, द बॉडी का जो वेट है वो बैलेंस होता है किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। किससे होता है हमारे पास में? नॉर्मल रिएक्शन से ये बैलेंस होता है बॉडी का वेट। यहाँ तक किसी को कि क्या चीज़ है? R इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये अगर हमारे पास में क्या चीज़ है, ये कोई पॉइंट हमारा O हो गया और ये कोई पॉइंट हमने क्या मान लिया? B मान लिया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या चीज़ है? थीटा है। क्या चीज़ है? थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या चीज़ है? नॉर्मल रिएक्शन एंड किसकी मैं बात करता हूँ? अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं इसको डॉट डॉट के उससे देखते हैं कि हमारे पास में क्या होता है। ये आपके इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास में, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या चीज़ है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या चीज़ है? स्टैटिक फ्रिक्शन वाली लाइन है। ठीक है, और इसको आपने क्या कह दिया? R। ये हमारे पास में कोई R डैश,
आर डैश क्या चीज़ है, एक रिजल्टेंट हो गया, क्या चीज़ हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये इतना सारा आपने देख लिया कि अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने देख लिया। अगर मैं कहता हूँ थीटा, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या चीज़ है, थीटा हमारे पास में क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं बात करता हूँ आपसे टेन थीटा की बात करता हूँ, टेन थीटा हमारे पास में क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए थीटा के सामने वाले ये जो क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या चीज़ है, आपका ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल इसके, तो ये रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, एफ एक्स में एक्स अपॉन में क्या चीज़ है, बेस, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आर। आगे यहाँ तक समझ में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ लीजिए कि क्या हमारे पास में ये रहेगा। तो ये हमारे पास में एफ एक्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास में रहता है म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है, एफ मैक्स अपॉन में क्या हो गया, आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। आपने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस। क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एस। इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या कहता है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने देख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से ये क्या हो जाएगी, एक न्यू डेफिनेशन हो जाएगी। समझ में आ गया होगा इसको। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये कहता है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is numerically equal to the tangent of the angle of friction, तो कभी भी इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, ऑलवेज कीप इन मेमोरी। तो ये आपको कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे एंगल ऑफ रिपोज की। किसकी मैं बात करता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन होता है, ये भी मैं आपको आज ही बताऊंगा। तो इसके मैं बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज की। ये क्या कहता है, इट इज़ द मिनिमम एंगल। क्या चीज़ है, ये एक मिनिमम एंगल होता है। देखिए दो एंगल होंगे हमारे पास में, या तो जैसे फ्रिक्शन की बात की है मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा थीटा हो गया, और कोई भी एंगल आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे फाई हो गया, एल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी क्या करा रहा हूँ, मैं डेफिनेशन करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन कराता हूँ कि क्या हमारे पास में इसकी डेफिनेशन रहेगी, उसके बाद में फिर इसका मैथमेटिकल रिलेशन
मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये कहता है इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम, it is the minimum angle that an inclined plane makes with horizontal when a body placed on it just begins to slide down। ठीक है, ये कहता है it is the minimum angle that an inclined plane makes with horizontal when a body placed on it just begin to slide down। मतलब कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर आपने कोई भी ब्लॉक रख दिया है, कोई भी बॉडी रख दी है, वो क्या करेगा, जैसे ही उस पर क्या रहेगा, जस्ट स्लाइड डाउन स्टार्ट होगी, बिगिंस टू स्लाइड डाउन, जैसे खिसलना स्टार्ट होगा तो उसके बीच में एक एंगल बनता है। वो क्या होता है, देखिए ये कोई हमारे पास में है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्या चीज़ है, ये हमारे पास में कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये हमारे पास में कोई क्या चीज़ है, इंक्लाइन प्लेन है। क्या चीज़ है, इंक्लाइन प्लेन है। इनके बीच में, इंक्लाइन प्लेन के बीच में मैंने एंगल मान लिया अल्फा। अल्फा इज द इंक्लाइन प्लेन। और इस प्लेन पे आपने क्या रख दिया, एक बॉडी को आपने इस पे रख दिया। दिस इज द ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपने इस पर क्या किया, ब्लॉक ऑफ द बॉडी। अब आपने देखिए कि जब ये ब्लॉक है, आपका फोर्स है, जब फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका कोई एक फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जस्ट क्या करेगी, स्लाइड डाउन, है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं बात करता हूँ तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ मैक्स। ये क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, नॉर्मल डायरेक्शन आर। क्या चीज़ है, नॉर्मल डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा, आर। और नॉर्मल डायरेक्शन जो रहेगा, ये क्या चीज़ है हमारे पास में, ये नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस रहेगा किसका, वेट एम जी मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या चीज़ है, एम जी। मैंने उल्टा लिख दिया, सीधा लिख देते हैं डब्ल्यू। वेट है क्या चीज़ है, एम जी इज बैलेंस बाई नॉर्मल डायरेक्शन। अब देखिए, अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमारे बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंगल। ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। क्या चीज़ है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। इसको क्या कह दिया मैंने, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए कि जो हमारे पास में ब्लैक बॉडी थी, तो अल्फा जो था एम जी जो है, एम जी आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स हियर। कौन कौन सा है, पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आपका ये दो पार्ट्स में क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। क्या हो गया, इस तरीके से ये दो पार्ट्स में क्या हो गया, एम जी क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। सॉरी, ये थोड़ा एम जी क्या हो गया, दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो गया, एम जी दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। एक हमारे पार्ट में रहेगा, अगर मैं ये बात करता हूँ, दिस इज द अल्फा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये अल्फा हो गया हमारे पास में। ठीक है, और एम जी है, एम जी हमारे पास में इस तरीके से है। तो ये वाली जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इसका मतलब ये जो लाइन है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाली लाइन की, ये रहेगी एम जी साइन अल्फा, और ये क्या है, एम जी कॉस अल्फा। एम जी आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स हियर। ये चीज़ आपको बिल्कुल तरीके से आपको समझनी है, तभी आप इसको आसानी से समझ पाओगे। स्टैटिक फ्रैक्शन बैलेंस है द कंपोनेंट ऑफ एम जी साइन अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस है। और आर हमारे पास में किसके साथ रहेगा, एम जी के कंपोनेंट एम जी कोस अल्फा के साथ में क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो इसको करने से पहले आप देखिए, कंसीडर
block of mass m is placed on a inclined plane, ठीक है। तो हमारे पास में inclined place है, then various force act on this plane. Now various forces acts on these planes. पहला क्या प्लेन है जो इसको क्या करता है, ये कहता है, पहला जो, मैं बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द ब्लॉक क्या चीज है, mg, which is vertically डाउनवर्ड पहला फोर्स हमारे पास में। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइनिंग प्लेन, ठीक है। क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसका लिख देते हैं Fs मैक्स along upward direction which is balanced by किससे है हमारे पास में, द कंपोनेंट ऑफ mg sin अल्फा, ठीक है, ऑफ द वेट mg, इतना लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Fx मैक्स वैलिड रहेगा, बैलेंस रहेगा किसके, mg sin अल्फा के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये केस आपने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं, इससे मैक्स किसके बराबर है, mg sin अल्फा के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड की मैं बात करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन इज, जो हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सेकंड जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन is perpendicular to the inclined plane which is balanced by किससे, mg cos अल्फा, जिसका विच इज बैलेंस बाई द कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, mg cos अल्फा ऑफ द वेट, ऐसे लिख दिया, ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब mg इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये इसके केस में हो गया। तो r जो है हमारे पास में, r क्या हो गया, mg cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, यहाँ तक, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो ये आएगा एफ एस मैक्स अपॉन में आर विच इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा अपॉन में एम जी कॉस एल्फा। दिस कैंसिल आउट, एम जी से एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा। और ये आएगा एफ एस मैक्स अपॉन में आर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एल्फा ओवर में कॉस एल्फा। इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस इज द टेन एल्फा। किसके बराबर आ जाएगा ये, टेन एल्फा के बराबर हो जाएगा। और एफ एस मैक्स अपॉन में आर विच इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन एल्फा। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा। एफ एक्स मैक्स अपॉन में आर, ये चेक कर लीजिए, अगर थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ तक कर ली है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, बताते हैं आपके साथ में क्या आता है। सारा प्लेन मिटा देता हूँ। तो आपके पास में जो इक्वेशन आई है, थर्ड इक्वेशन आई है, वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। थर्ड जो इक्वेशन बनी है वो बनी है आपकी एफ मैक्स एफ एस मैक्स अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, टेन एल्फा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है, हमारे पास में म्यू एस इज इक्वल टू एफ एफ मैक्स अपॉन में आर। इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो कंपेयर करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन एल्फा। म्यू एस इज इक्वल टू टेन एल्फा क्या आ जाएगा बेटा, म्यू एस इज इक्वल टू टेन एल्फा। हमारे पास में क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, म्यू एस इज इक्वल टू टेन एल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। तो आपने क्या कीजिए, हैंस द कोफिशिएंट of static friction is numerically equal to the tangent of the angle of repose। एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो एंगल ऑफ रिपोज में तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये आने चाहिए, क्या आने चाहिए, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या चीज़ है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, ये आपके डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, आप किस तरीके की प्रॉब्लम आपको देता है। तो देखिए अभी जस्ट अभी दिखाया था हमने, तो वी नो दैट अभी जस्ट आपने देखा था कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू एस किसके बराबर था हमारे पास में, tan ऑफ थीटा, दिस इज द फर्स्ट। और म्यू एस किसके बराबर आया था, tan ऑफ एल्फा, इक्वेशन सेकेंड, यही तो था। ये किससे था, अगर आप देखना चाहते हो, ये क्या चीज है, एंगल ऑफ रिपोज, ओके। और ये क्या चीज है हमारे पास में, थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या चीज है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सारी चीज आपको पता है, आपने रिलेशन देखा। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, या ऐसे कर दीजिए बिल्कुल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या कहता है, ये हो जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर है किसके, एंगल ऑफ रिपोज के। याद रखना, दोनों ही जब रिलेशन निकालते हैं क्या हो जाते हैं, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये केस आपने देख लिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला। चेक कीजिए, देखिए किसी को कोई डाउट हो तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बाय स्लाइडिंग डाउन इन अ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ आपको आती है, आप जनरली उसको देखना कि किस तरीके से हमारा काम करता है। इंक्लाइन प्लेन है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो टॉपिक का मेरा नाम है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन in an inclined plane। सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालना है आपको किसी एक बॉडी का, कोई भी इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी है, आपको क्या करना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना। देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। ये आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसमें आपको क्या लग गया, थीटा, मैंने इसका इंक्लिनेशन एंगल मान लिया। इस पे एक ब्लॉक आपने रख दिया है, ये क्या चीज़ है, ब्लॉक है, आपको पता है ये ब्लॉक है। और ब्लॉक के अंदर यहाँ क्या लग रहा है, आपका कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस मैक्स, ठीक है। और ये क्या चीज़ है आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर, ठीक है, इज बैलेंस बाई mg cos थीटा, क्योंकि थीटा माना हुआ है। और ये जो फोर्स है आपका, ये वाला फोर्स है, दिस फोर्स इज बैलेंस बाई mg, ये वेट है बॉडी का। तो आपने इसको देख लिया, ये हमने इस तरीके से ये मान लिया, ठीक है। और ये एंगल क्या चीज़ रहेगा हमारे पास में, थीटा, और ये आ गया mg sin थीटा। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैं बात कर रहा था आपसे एक्सेलरेशन की। दिस इज द एक्सेलरेशन,
मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। भाई कोई भी चीज है इस तरीके से है तो बॉडी ऐसी तो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा लगेगा। याद रखो कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल सेम लिखा, आप लिख सकते हो। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि लेट m बी द मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, is placed on an inclined plane theta be the inclination angle, ठीक है, ये हो गया। a is the acceleration along the inclined plane, ठीक है, प्लेन A is the acceleration। हमें क्या चीज करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए ज़्यादा उसमें नहीं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पे आते हैं कि हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास में लगा हुआ है ना। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, सबसे पहले लगा वेट ऑफ द बॉडी विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सबसे पहला केस जो हमारे पास इसमें फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी विच इज क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विच इज बैलेंस बाई mg, किससे है, mg साइन थीटा। बिल्कुल पहले केस में मैं यही लिख देता हूँ कि पहला केस में, चलो लिख देता हूँ, वेट WEIGHT, वेट ऑफ द ब्लॉक। तो वेट ऑफ द ब्लॉक क्या चीज है हमारे पास में, mg is which is vertically downward, ओके। सेकंड केस है स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्स, ठीक है, क्या चीज है, Fs मैक्स इज बैलेंस बाई, तो ये किसके बराबर, इससे रहेगा बैलेंस mg साइन थीटा के, क्या रहेगा, mg साइन थीटा। हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहेगा ये बैलेंस है mg साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो mg साइन थीटा इज बैलेंस बाय दिस फोर्स एंड r नॉर्मल डायरेक्शन इज बैलेंस बाय द, किसके रहेगा हमारे पास में, mg cos थीटा। थर्ड केस में अगर मैं बात कर देता हूँ, जो r है, r इज बैलेंस बाय mg, किससे रहेगा, cos थीटा। ये हमारे पास में इसकी प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई, ये इस तरीके से हमने पकड़ लिया। इस पर ये हमारे पास में क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं नाउ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m along the surface of inclined plane in downward direction, क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास में जो नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स मैं ये रब कर देता हूँ, नेट फोर्स, बेटा ध्यान दें, ये जो फोर्स है ये ग्रेटर है, क्या चीज है, द कंपोनेंट ऑफ mg sin theta of the weight of the body is greater than the static friction, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास में क्या लग रहा है, तो इसलिए ये फोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास में, ज़्यादा रहेगा। तो स्मॉल f
स्मॉल एफ क्या रहेगा हमारे पास में, क्योंकि इस बॉडी का एक अपना मास भी है, तो मास है, तो जब किसी बॉडी का मास है तो वो क्या करेगा, स्लाइड डाउन करेगा, तो उस बॉडी के ऊपर भी तो एक फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, F इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्मॉल एफ क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा हमारे पास में mg साइन थीटा माइनस fs मैक्स। पहला केस ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन। स्मॉल वेयर f इज इक्वल टू ma, क्या रहेगा ma, तो ma इज इक्वल टू क्या रहेगा, mg साइन थीटा माइनस fx मैक्स। ये तो आपको पता चल गया fx मैक्स, और ये आपको जब पता चल गया, ये हमने 2 इक्वेशन मान लिया, ये हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो ये है अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस मैक्स ओवर में आर, यही कहलाता है। यहाँ से चेक कीजिए है, तो आपने म्यू एस इनटू में आर, तो ये क्या बचेगा, एफ मैक्स, और एफ मैक्स अगर मैं बात करता हूँ एफ मैक्स की, तो आर हो गया ना, एफ मैक्स बराबर हो गया, ये इतना आ गया। तो यहाँ देखिए एफ मैक्स बराबर क्या लेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू एस आर, क्या आ जाएगा, म्यू एस आर। तो यहाँ देखिएगा एम ए क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, म्यू एस तो यही है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, आर इज बैलेंस बाई द एम जी कॉस थीटा, हमारे पास में क्या थी, एम जी कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल आउट हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा, ए इज द एक्सेलरेशन, और हम जी बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया जी, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू एक्स कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन, इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद। ये केस है आपका a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। दिस इज द जनरल इक्वेशन, क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में इफ द बॉडी मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन देन दिस इक्वेशन इज यूज। अब अगर वो ये कहता है इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, इसका मतलब इसके केस में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं केस में, पहले केस में तो यही है, पहला केस ये डिस्कस करता है इफ द inclined plane is frictionless such that mu s is equal to 0 if the static friction is 0। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसमें थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि ये जो हमारे पास में है म्यू एस, इसको म्यू के कर देना, म्यू के, क्यों, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वैसे चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो म्यू के बराबर 0। तो यहाँ इसमें क्या कर लेना, चेंज कर लेना, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 0 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू जी, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू के क्या हो जाएगा, 0 इंटू में क्या हो गया, कॉस थीटा। तो a बराबर क्या हो गया, जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, इस वैल्यू के आ जाएगा।
सेकेंड केस की अगर मैं बात करता हूँ, इफ द प्लेन इज वर्टिकल, इफ द प्लेन इज वर्टिकल, वर्टिकल अगर हमारा प्लेन क्या चीज़ है, वर्टिकल है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, जी, तो ए बराबर जी, और ये तो होता ही है। ये किसके केस में होता है, ए बराबर जी, इसका मतलब कि ये होता है द बॉडी विल फॉल फ्रीली, ठीक है, फ्रीली फॉल बॉडी के केस में आता है ए इक्वल टू जी। आगे सर है एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन का केस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ आर सेम। इट मीन्स द बॉडी विल फॉल फ्रीली, क्या हो जाएगा, बॉडी विल फॉल फ्रीली। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो देखिए। अब आपका इसमें एक और टॉपिक रह गया जिसका नाम है हमारे पास में रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें आप पॉलिशिंग सरफेस, किसी भी सरफेस को पॉलिशिंग कर देते हो। अगर मैं बात करता मतलब द रफ सरफेस, मतलब द फ्रिक्शन ऑफ द रफ सरफेस इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन ऑफ स्मूथ सरफेस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो रफ सरफेस के अंदर क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, और स्मूथ के अंदर क्या होता है, कम फ्रिक्शन होता है। इसीलिए अगर किसी भी सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो उन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उसका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। दूसरा केस हो गया, मैंने पहला केस बताया, मैं लिख देता हूँ आपको कौन कौन से, फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास में मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। पहले है पॉलिशिंग सरफेसेस, दूसरा रहता है लुब्रिकेशन, ठीक है। थर्ड केस है हमारे पास में, थर्ड वाला केस आ जाता है हमारे पास में बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन, बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और थर्ड केस है जो हमारे पास में स्टैटिक फ्रिक्शन इज कन्वर्टिंग, स्टैटिक या स्लाइडिंग, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं SLIDING, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए, पॉलिशिंग सरफेस के अंदर कोई भी रफ सरफेस है उसको पॉलिश कर देते हैं तो दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिशिंग सरफेसेस कह देते हैं। लुब्रिकेशन मीन्स ऑयल एंड ग्रीसिंग, ठीक है। जब आप ऑयल और ग्रीस का किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में यूज करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारे पास में इनरेगुलरिटीज बॉडी है वो इंटरलॉक होने कम हो जाती है। इंटरलॉक मीन्स वो उनके अंदर फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं। किसी भी सब बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर देते हैं, उससे फ्रिक्शन कम होता है। ये देखा होगा, हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे एरोप्लेन होता है, रॉकेट्स होते हैं। रॉकेट्स जब भी हमारा क्या करता है, हवा के अंदर उड़ता है तो एयर रेजिस्टेंस को क्या करता है, अपोज करता है उसकी मोशन को। तो उस मोशन को अपोज करने के लिए हम कैनोनिकल फॉर्म में उसको डेवलप करते हैं। तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन का प्रयोग करके एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे वहां पे एयर रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब है हमारे पास में वहाँ के एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्ट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। जब आप किसी भी चीज़ को स्लाइड करते हो तो उसमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। बॉल बियरिंग के अंदर एक्सल के अंदर जो हब्स होता है उसमें छोटी छोटी गोलियां होती है जिसको हम बैरिंग कहते हैं, बैरिंग। तो उससे आपका क्या हो जाता है, बॉल बियरिंग में अगर मोशन आपका इस तरीके से मूव था तो बॉल बियरिंग जो अंदर जो गोलियां हैं छोटी सी, वो क्या अपोजिट मूव करेंगी, ठीक है, अपोजिट क्या करेंगे, मूव्स करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आप एक बार बुक से रीड कर लीजिए, आपको समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रिक्शन के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया ये सारी चीज़। एक और थोड़ा सा पार्ट रह गया है, रोलिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसका मैं अभी एक और आपको आर्टिकल करा देता हूँ, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये रह गया था, ठीक है। ये भी आना चाहिए, ये तो आपने पढ़ लिया। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, ये चीज आप देखिए। सबसे पहले आपने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट पहला पढ़ा आपने, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता था, म्यू एस इक्वल टू म्यू एस मैक्स अपॉन में आर, ठीक है। पहली इक्वेशन आपने इस तरीके से इसको पढ़ लिया था, ओके। दूसरा पढ़ा था आपने कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता था, है ना, फ्रिक्शन। तो ये क्या था, म्यू के, तो ये क्या था हमारे पास में, एफ के अपॉन में आर, ठीक है। ये दोनों केस आपने पढ़ लिए। अब थर्ड केस की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या चीज़ है, रोलिंग मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ये निकालना है, आपको पता है, मैंने उस दिन आपको बताया था। तो ये करता है जो रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एफ आर स्मॉल ले लेते हैं, आर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पे, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सेकंड केस में रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली proportional to the radius of cylindrical body, या कह सकते हो व्हील, ठीक है, सिलेंड्रिकल व्हील, ठीक है। सिलेंडर फॉर्म में रहेगा या व्हील के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब जो हमारे पास में एफ आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में रेडियस के। तो ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो एफ आर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन में आर, ठीक है। एफ आर क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन में आर, ये हमारे पास में केस रहेगा, ठीक है। एफ आर क्या चीज़ है, रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर क्या कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आर नॉर्मल रिएक्शन अपॉन में आर। तो यहाँ से कोएफिशिएंट जब आप निकालोगे तो म्यू आर जब निकालोगे आर ओवर में आर एफ ऑफ आर, ये केस आपका रहेगा,
ठीक है, तो ये केस भी मैंने आपको आज पढ़ा दिया। इसी के साथ में आपका फ्रिक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। यूनिट 3 मैंने आपकी ख़त्म कर दी है। अब मैं आपको स्टार्ट करूँगा यूनिट 4, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा रोटेशनल मोशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊँगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, और आपके उसमें दे रखी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और साथ में आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का है, सॉलिड डिस्क का है, रिंग का है, सॉलिड सिलेंडर का है, होलो सिलेंडर का। ये केवल आपके फॉर्मूले पूछे हैं, नो डेरिवेशन। तो ये अब मैं करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।